सो अंगूर एक औद्योगिक फसल है। हमारे जो ग्रोअर्स का इकोनॉमी 360 मिलियन यूएस डॉलर्स अप्रॉक्सीमेटली, ये हमारी इकोनॉमी की एक बैकबोन। क्या होता है कंप्लीट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सिस्टम? बेरी का जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, ये मेनली हम डिसाइड करते हैं टीएसएस या ब्रिक्स कंटेंट से। एनपीके के साथ हमारे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का जो इफेक्ट हम देखते हैं। अंगूर में बहुत सारे किसान मॉली बैग, थ्रिप्स, इन सब चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा शिकायतें करते हैं। बहुत ही कॉमन होने वाली कुछ बीमारियां हैं। लेट अटैक होता है ना, तो हमारे पास केमिकल कंट्रोल मुश्किल होता है। फवारनी मतलब हम स्प्रे नहीं करेंगे, तो तुम्हें फवारनी बिल्कुल करो नहीं सकता। अंगूर का जो कॉर्डन है उसको बुप्रोफेजिन से अच्छा से नहला दीजिए। नमस्कार दोस्तों, न्यूट्री टॉक्स विद साक्षी में आपका स्वागत है। मैं साक्षी जैन एक लाई हूँ नई पहल आपको पोषक तत्वों के पास ले जाने के लिए, एक कोशिश संपूर्ण पोषक तत्वों से आपकी दोस्ती कराने के लिए। आज का शो बहुत ही रोमांचक होने वाला है, क्योंकि आज इस शो में आप कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी ध्यान ना दी हो। पर इससे पहले एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहती हूँ। आपने शायद बचपन में सुनी होगी एक लोमड़ी की कहानी, कि वो चलती जाती है और उसे एक अंगूरों का गुच्छे भरा पेड़ दिखाई देता है। अंगूरों को देख के उसका मन तो बहुत ललचाता है और उसे खाने की वो कोशिश करती है। उन गुच्छों की तरफ बढ़ते हुए एक बार, दो बार, तीन बार काफ़ी कोशिश करने के बाद जब वो उन अंगूरों के गुच्छों तक नहीं पहुंच पाती, तो अपने मन को दिलासा देने के लिए वो कहती है, अंगूर खट्टे हैं, मुझे नहीं खाने। और ऐसा कहते हुए वो आगे बढ़ जाती है। पर सवाल ये उठता है, क्या वाकई में अंगूर खट्टे हैं? तो चलिए आज असल ज़िंदगी की एक बात करते हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि अंगूर मीठे, रसीले और बहुत ही गोल और ताज़े हों। आज के इस पॉडकास्ट में न्यूट्री टॉक विद साक्षी में हमारे साथ हैं डॉक्टर सुजोय साहा, लीड साइंटिस्ट ICAR पुणे, एंड डॉक्टर साहा ने ICAR न्यू दिल्ली से PhD की हुई है। साथ ही साथ उन्होंने कई सारी सीरियल क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, चावल और ऐसी बहुत सारी सब्जियां जैसे आलू, इन सब पे डिज़ीज़ मैनेजमेंट पे काफ़ी इंटेंस रिसर्च की हुई है। वर्तमान में वह अंगूर की फसल के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, जिनसे उनका फोकस एक्सपोर्ट, फूड सिक्योरिटी, फूड सेफ्टी और बायो सिक्योरिटी जैसे मुद्दे हैं। डॉक्टर साहा ने भारत सरकार के भारत GAP गाइडलाइंस बनाने में भी एक अहम भूमिका निभाई है। हमें दिल से खुशी होती है डॉक्टर साहा को अपने पॉडकास्ट में वेलकम करने के लिए। इट इज़ एन ऑनर फॉर अस सर टू हैव यू हियर टुडे विद अस। ICAR से पढ़ाई और ICAR में ही एज अ साइंटिस्ट आपका रहना, तो ये पढ़ाई से PhD से प्रिंसिपल साइंटिस्ट तक की जो एक जर्नी है वो कैसी रही, उसके पीछे क्या रहा, थोड़ा सा हमारे दर्शकों और हमें बताइए। शुरुआत से रिसर्च के ऊपर एक इंटरेस्ट तो ज़रूर था। ICAR से पढ़ाई मतलब ICAR में, IRI में पढ़ाई सभी छात्रों के लिए एक सपना होता है। और जब हम वहाँ पे गए और वहाँ की जो रिसर्च जो हमने हमारे टीचर्स से देखे, और रोग विज्ञान में, पादप रोग विज्ञान में इतने सारे वेरिएशंस है, तो रिसर्च जिंदगी का प्रायोरिटी बना। हमने ये देखते थे कि कोई भी रिसर्च की जब भी कोई हाईलाइट होता है तो IRI, ICAR फोरफ्रंट में आता है जी। और इसका जो डेडिकेशन है ग्रोअर्स की तरफ, फार्मर्स की तरफ, और इसका जो कमिटमेंट है, जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी ने बताया कि जय जवान जय किसान, वो जय किसान वाला जो वर्ड है वो हर वक्त दिमाग में आता था। तो किसान के लिए रिसर्च करना है, देश को आगे बढ़ाना है, और ICAR में नौकरी करने का एक जो सौभाग्य है, इसके लिए मैं भगवान की आभार मानता हूँ। और यही है एक छोटा सा किस्सा जो कि स्टूडेंट से आज प्रिंसिपल साइंटिस्ट तक का जो जर्नी है उसी का। मेरे को लगता है ICAR में आप नौकरी नहीं करते हैं, ये एक काइंड ऑफ सर्विस है जो आप शायद
जो आपने सीखा वो वहाँ पे आप उसे इम्प्लीमेंट करते हुए और किसानों की बेहतरी पे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं? एब्सोल्युटली, पैशन होना चाहिए। एग्जैक्टली। एक पैशन होना बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत सारी फसलों पे काम किया है, आपका प्रोफाइल बहुत ही डाइवर्स है। एक ऐसी क्रॉप या फसल जो आपके दिल के बहुत करीब है या जिसके काम करने में आपको बहुत मज़ा आया है? अंगूर। हॉर्टिकल्चर ओवरऑल, मतलब रोग विज्ञान और ये जो उद्यान विज्ञान है, ये बहुत नज़दीक चलते हैं और पहले से ही हॉर्टिकल्चरल साइंस की जो क्रॉप्स है उसके ऊपर मैंने काम किया हूँ, सब्जियाँ। और जब अंगूर पे आए तो अंगूर का जो विविधता और अंगूर का जो डिजीज मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट और स्टेक होल्डर के साथ काम करने का जो थ्रिल, एंजॉयमेंट बोलिए और ये जो एक इंटरेस्ट बोलिए, नो लॉन्गर अ प्रोफेशन, परहैप्स मोर ऑफ अ पैशन। लेकिन पैशन और प्रोफेशन जब एक जगह पे हो जाता है ना, तो उसका एक नाम है अंगूर। वाह। और आई थिंक यही रीज़न है शायद आज हम इसके ऊपर बहुत डिटेल में बात करेंगे। सो अंगूर एक औद्योगिक फसल है, प्लस इकोनॉमी में ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आपको क्या लगता है कि वो क्यों इतना मैटर करता है? अंगूर को हम इकोनॉमिक से, अंगूर को हम एक प्रौद्योगिक फसल के तौर पे देखते हैं, ऐसा क्यों है? अंगूर एक ऐसी क्रॉप है जो कि हमारे देश से ये एक्सपोर्ट होता है और लगभग 9 से 10% हमारे एक्सपोर्ट होता है। और ये एक्सपोर्ट के कारण हमारे जो ग्रोअर्स का इकोनॉमी है, 360 मिलियन यूएस डॉलर्स अप्रॉक्सीमेटली, और लास्ट ईयर हमारे महाराष्ट्र से ऑलमोस्ट अबाउट 28 to 30% ज़्यादा अंगूर हमने एक्सपोर्ट किए हैं। इस साल लास्ट सीजन पे तो हमारे फिगर्स बेहतर होना चाहिए प्राइस वाइज। तो एक चीज जो है वो है एक इकोनॉमिक क्रॉप जिसका रिटर्न्स, जिसका जो प्रॉफिट, जिसका जो रिटर्न्स ग्रोअर्स को मिलता है, वो उसको एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दिलाता है। ना सिर्फ ये, फ्रेश ग्रेप्स के अलावा हमारे जो वाइन या रेजिन है, इसका भी जो डिमांड्स है वो भी बहुत तगड़ा है। और ये पूरा जो इकोनॉमी, ये जो पूरा जो रिटर्न्स है ड्यू टू ग्रेप्स, ये हमारी इकोनॉमी की एक बैकबोन है। क्योंकि एक तो फॉरेन एक्सचेंज एंड सेकेंडली बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इसके साथ जुड़े हैं। फूड सेफ्टी देखिए, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री देखिए, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री देखिए, ये सारे जो जुड़े हैं, ये पूरा परिवार है। और इस परिवार में इकोनॉमी और भारत को इकोनॉमिक रोडवेज में जल्दी ले जाने के लिए अंगूर एक हमारे मेजर क्रॉप है। तो इसीलिए हम इसको बार बार बोलते हैं कि इकोनॉमिक क्रॉप है, इंडस्ट्रियल क्रॉप है और हमारी इकोनॉमी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। सो आपने ये चीज़ एक बहुत अच्छी कही कि फॉरेन एक्सचेंज में भी अंगूर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एंड ओवरऑल एक्सपोर्ट तो जैसा आपने बताया कि काफ़ी हद तक अंगूर का हमारे कंट्रोल में है। तो ये एक क्वालिटी मेंटेन करने के लिए पूरा पोषक तत्वों का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और न्यूट्री टॉक्स विद साक्षी का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम हमारे किसानों को ये बता सके कि हर फसल में सही क्या पोषक तत्वों की एक अच्छी मात्रा होनी चाहिए। अंगूर के पर्सपेक्टिव पे जब हम बात करते हैं तो एक क्या होता है कंप्लीट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सिस्टम जो हम इसमें फॉलो करते हैं, और ये जो बेरी का जो क्वालिटी है, इसकी जो गुणवत्ता है, ये कैसे डिफाइन की जाती है? देखिए, बेरी का जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, ये मेनली हम डिसाइड करते हैं TSS या ब्रिक्स कंटेंट से, उसका अपीयरेंस से और कलर से। मोस्ट इंपॉर्टेंट कलर हम भी देखते हैं इंसान की, जब कोई पेल हो जाता है, कोई उसको लगता है कि वीक है। क्रॉप्स, एनी लिविंग सिस्टम में वही है। पोषकता ऐसी इंपॉर्टेंट इशू है जो कि हम कोई भी क्रॉप्स को हम ले लें, तो इसीलिए हमारे जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है जैसे कि NPK, इसका संतुलित मात्रा सही से जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ, NPK के साथ हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो इफेक्ट हम देखते हैं वो छोटा इफेक्ट, लेकिन कमर्शियली उसको हम ग्लोरीफाई कर सकते हैं, हम उसको मैग्नीफाई कर सकते हैं एज ए बिगर इफेक्ट। बिल्कुल। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम,
ये तो हर क्रॉप्स में है, लेकिन अंगूर में इसके साथ, ये तो जरूरत है ही, इसके साथ हमारे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जैसे कि बोरॉन, जैसे कि जिंक, जैसे कि मैग्नीशियम, सल्फर, इसके बिना अंगूर का कोई भी खेती करना मुश्किल है। तो इसीलिए न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट फॉर ऑल क्रॉप्स एंड स्पेशली इन केस ऑफ सच, ये जो हमारे अंगूर एक इंडस्ट्रियल क्रॉप है, इकोनॉमिक क्रॉप है, इसके लिए तो बहुत ही जरूरी है। तो क्या रहता है आपके हिसाब से जो एक डिफाइंड आरडीएफ्स हैं, या जो आपको लगता है कि हमारे किसानों को फॉलो करना चाहिए? अगर आप एक छोटा सा आइडिया हमें दें कि कितनी मात्रा में क्या चीज़ जानी चाहिए जिससे कि एक बेहतर खेती भी कर सके और एक बैलेंस न्यूट्रिएंट का जो हम एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं वो उसको पूरा कर सके। मात्रा की बात मैं करूं तो मात्रा हमारे नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स का स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन है, उसी से जाना चाहिए। लेकिन कौन सी स्टेज पे क्या जाना चाहिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अंगूर में शुरू होता है हमारा प्रूनिंग के बाद एक हम बोलते हैं पोंगा स्टेज या बड बर्स्टिंग से, जो इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेजेस में नाइट्रोजन और फास्फोरस ये होना बहुत जरूरी है। ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूं कि पोटेशियम का होना जरूरी नहीं है, हाँ, बट नाइट्रोजन क्योंकि वो वेजिटेटिव ग्रोथ देता है, बिल्कुल, और फास्फोरस का मेन है कि रूट ग्रोथ डेवलपमेंट में। तो इसीलिए वो इनिशियल स्टेजेस में नाइट्रोजन और फास्फोरस होना बहुत जरूरी है। सेकंड हम जाते हैं कि अर्ली जो केन स्टेज, अर्ली जो ग्रोथ स्टेजेस है, इसमें हम पोटेशियम और माइक्रोन्यूट्रिएंट का जो समन्वय ये एक साथ होना चाहिए, क्योंकि इसी टाइम हमारे पौधा, हमारे जो वाइन्स है वो तैयार होते हैं कि फ्रूट बड डिफरेंशिएशन हो, अंदर का जो मेटाबॉलिज्म है वो इंपॉर्टेंट हो। तो इसीलिए वहां पे माइक्रोन्यूट्रिएंट के तहत मैग्नीशियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट के तहत कैल्शियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट में ये सारे जो सल्फर, ये सब जरूरी होते हैं। मैग्नीशियम क्यों चाहिए, आप मेरे को ये पूछेंगे। मैग्नीशियम चाहिए क्योंकि क्लोरोफिल का एक मेजर आयन है मैग्नीशियम। वो जब तक आपके पौधे पर सही नहीं होगा तो वो जो खाना बनाने का जो पद्धति वो कभी कंप्लीट नहीं करेगा। सिमिलरली हम ये बोलते हैं कि पोटेशियम एक ऐसी चीज है जो कि जरूरी है ही, उसके बिना कुछ होता नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि स्टोमाटा का ओपनिंग क्लोजिंग वो भी पोटेशियम शुगर लोड, मतलब अभी आप बोले थे अंगूर खट्टे, अरे अंगूर खट्टे नहीं है, तो अंगूर ना खट्टे हो इसीलिए तो हमें शुगर चाहिए ना। और हमारे देश में ना जिस फल मीठा नहीं होता है वो कभी भी पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करता। Exactly. तो आप दुकान पे जाकर आप पूछोगे ना कि अंगूर मीठा है ना, तो इसमें भी पोटेशियम का जो रोल है ये बहुत जरूरी है। बेरी सेटिंग टू बेरी मैच्योरिटी स्टेज, इस टाइम बहुत सारे बीमारी वाइन्स को अटैक करते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें जो सेल है उसको हमें थोड़ा सा स्ट्रांग बनाना है। ये स्ट्रेंथ का काम करते हैं कैल्शियम, सेल वॉल डेवलपमेंट। और फिर लास्ट स्टेज में जब हमारे वेराइजन स्टेज, वेराइजन मतलब अंगूर जब पकता है उसका जो शुगर डेवलपमेंट होता है, तो उस टाइम हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट, सल्फर, ये सब जरूरी है। सल्फर क्यों जरूरी है? सल्फर इसीलिए जरूरी है क्योंकि पूरा मेटाबॉलिज्म एक चीज होता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस का हम जब पढ़े थे, आज ये लिखते हैं कि कुछ एमिनो एसिड बनता है, तो कुछ एमिनो एसिड में सल्फर बहुत जरूरी है। शायद पहला एमिनो एसिड बनता है मिथियोनाइन, और मिथियोनाइन एक सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। तो वो जो है ना, उस टाइम वो सल्फर का होना बहुत जरूरी है, एंजाइम काम करेगा। तो आप देखोगे ये पूरा जो साइकिल है, जो मैंने स्टेजेस आपको बताया, इसमें एन, पी, के, सी, ए, मैग्नीशियम, सल्फर एंड आयरन। आयरन आप जानते हैं हमारे शरीर में भी आयरन जरूरत होता है हीमोग्लोबिन के लिए। तो पौधे में भी हीमोग्लोबिन नहीं, लेकिन पौधे में आयरन की भी जरूरत होता है। तो ये पूरा एक संतुलित मात्रा में एक शेड्यूल में फॉलो होना बहुत जरूरी है। तो ये शेड्यूल जो हम बात करते हैं, ये शेड्यूल हमें कैसे पता चलेगा कि क्या सही एक शेड्यूल होना चाहिए? कभी कभी हम ये बोलते हैं कि नेशनल ICR
नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स पुणे, इसमें हमारे जो वेबसाइट है जी, उसमें पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस फॉर टेबल ग्रेप, पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस फॉर वाइन ग्रेप्स, तो ये एक मोटा मोटा जितना शेड्यूल है, कौन सी स्टेज पे क्या देना है, कितने मात्रा में देना है, ये आपको उस पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस से मिल जाएगा। इसके अलावा हम ये बोलते हैं हमारे जो ट्रेड पार्टनर्स हैं, जैसे कि जो चैनल पार्टनर्स है, जैसे कि कंपनीज है जो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे कि स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स है, महाराष्ट्र में तो ये स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिसर्स आर वेरी एक्टिव, राइट, तो वो है, एनआरसी ग्रेप्स है, केवीकेज है। जिस एरिया में अंगूर हो रहा है वहां पे जितने सारे सरकारी संस्थान है वहां पे जाके आप सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट से बात करें, ओके, ये आपको जरूरी है। और ग्रोअर क्या करेगा, ये तो मैंने बोला ठीक है, आपने इंफॉर्मेशन तो ले ली जी, लेकिन ग्रोअर को ये चाहिए कि हमारी जो मिट्टी है इसमें कितना नाइट्रोजन है, इसमें कितना फास्फोरस है, इसमें कितना पोटेशियम है, ये जानना तो जरूरी है। तो हम बोलते हैं कि अंगूर अब जब करेंगे सॉइल टेस्ट होना जरूरी है। आप पहले ये जानिए आपके पास है क्या, बिल्कुल, आपके पास है तो उसको और देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, बहुत सारे फैक्टर्स हैं मैडम। और पोटेशियम फिक्सेशन, फास्फोरस फिक्सेशन, दैट इज ऑल्सो एन इशू। आप है फिर भी दे रहे हैं तो मिट्टी में जाकर वो ऐसी एक फॉर्म पे चला जाता है कि पौधे के लिए ये एब्जॉर्ब करना मुश्किल होता है। तो एक जो हम बोलते हैं कि सॉइल एनालिसिस करिए आप, और दूसरा है हम पीटीओल एनालिसिस, पीटीओल एनालिसिस और फोलियर एनालिसिस। उसमें आपको क्या मिलेगा, मिट्टी में कितना है, पौधे में कितना है। तो कोई भी सीजन के पहले हमारे ये एडवाइस है कि आप जाके आपकी मिट्टी और आपके पौधा में कितना खाद है, कितना न्यूट्रिएंट है, ये पता करिए। तब आपको पता चलेगा कितना देना पड़ेगा, कौन सी स्टेज पे देना पड़ेगा और कैसे देना पड़ेगा। किसान भाइयों, आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और डॉक्टर साहा ने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली है कि सीजन से पहले सॉइल टेस्ट करना, पीटीओल टेस्ट करना क्यों ज़रूरी है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आप शायद करते हैं, और अगर नहीं भी करते हैं तो अब से आप करना शुरू कर दीजिए। और जहाँ तक कि जैसे कि सर ने आपको बताया ही है कि ICAR और NRC के वेबसाइट्स पे सारी पूरी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, तो आप उसको ज़रूर देखें। एक रेकमेंड पैकेज ऑफ प्रैक्टिस जो इन सब साइंटिस्ट ने अपने हिसाब से बनाई है, जो उन्हें पता है कि चलेगी, उसको फॉलो करने की कोशिश करें। सर एक चीज़ बताइए, जैसे अभी प्रूनिंग होती है, उससे पहले जो बड्स बनते हैं या आपका कैप फॉल की स्टेज आती है, इन सब में जो ये पोषक तत्वों की कमी होती है, इनके कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, हम विजुअली देख सकते हैं कि ये यहाँ कुछ कमी हो रही है इन स्टेजेस पे। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी मतलब पोषक का कमी, पौधा आपको क्लियर आईने की तरफ दिखा देगा। आपको जब भूख लगता है तो आप बोलते हैं ना कि मेरे को भूख लगी, क्योंकि मुंह है हमारे, बोल सकते। पौधा तो वो बोल नहीं पाएगा, लेकिन पान के ऊपर जो लक्षण है, ये लक्षण देख के आपको पता चलेगा कि इस पौधे पे शायद इसका कमी है। एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि नाइट्रोजन का कमी है, बहुत जगह पे होता है, तुरंत पुराना जो पान है, मतलब पुराना जो पत्ती है, पुराना पत्ती में क्लोरोसिस मतलब पीलापन क्लियर दिखते हैं। और अब हम क्या जानते हैं कि नाइट्रोजन देने से ग्रोथ, वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छा होता है, पान अच्छा होता है, पत्ता खिल उठते हैं। तो नाइट्रोजन ही नहीं है तो आपको पता चलेगा कि पूरी मुरझा जा रहा है, ग्रोथ स्टंटेड हो रहा है। ये रहा नाइट्रोजन। मान लीजिए फास्फोरस नहीं है, जैसे कि आप छाटनी होगा, मतलब ये अभी सितंबर अक्टूबर महीने में फल छाटनी शुरू होता है, इसमें SSP का यूज होता है। तो फास्फोरस नहीं है, यहां पे पत्ते पीलापन नहीं दिखाएंगे, पत्ता वायलेट हो जाएगा, ब्रॉन्जिंग बोलते हैं। तो कलर के हिसाब से आपको पता चल रहा है कि अच्छा चलो ये हो सकता है। थर्ड, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जब
कोई भी कमी होता है ना, पत्ते के मार्जिन से पीलापन आता है। मतलब ये जो पीलापन है ये अलग अलग ये अलग अलग है। आपको ये पता चलेगा कि जो पैटर्न है किस पत्ते पे हो रहा है, कौन सी एरिया से ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर और ये जो मार्जिनल क्लोरोसिस हम बोलते हैं, मतलब मार्जिन से ये जो पीलापन बोलते हैं ना, ये ज्यादा से ज्यादा आप नवीन पान में, नवीन मतलब नया पान में देखेंगे। तो ये एक सिम्टम है। ऐसे हर एलिमेंट का कोई ना कोई सिम्टम आपको दिखेगा। पोटाशियम नहीं है, पोटाशियम एक अद्भुत एलिमेंट है। तुरंत आपका ऊपर का जो पत्ता है वो ऐसे सिकुड़ जाएगा, फोल्ड हो जाएगा, कर्ल्स हो जाते हैं उसमें। तो कभी कभी पैथोलॉजिस्ट बोलते हैं कि वो शायद वायरस है। वायरस भी हो सकता है। तो स्टेजेस के अलावा हमारे जो भी पोषक तक कमी मिट्टी पे हो या पौधे पे हो, उसका जो लक्षण है वो आपको क्लियर कट सिम्टम्स आप दिखाई देते हैं। और शायद किसानों को इससे पता भी चल जाता है कि कमी कहाँ किस चीज़ की आ रही है। जो बहुत ही अवेयर फार्मर होते होंगे वो तो डेफिनेटली उसी समय उसके अगेंस्ट जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए एक्शंस ले लेते होंगे। तो अभी जैसे अंगूर काफ़ी सेंसिटिव क्रॉप है, बहुत सी जाहिर सी बात है कि रोग भी वहाँ पे आते हैं। तो अभी कैसे हम बोलें कि न्यूट्रिएंट की कमी या रोगों की कोई तकलीफ, इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी या डिफरेंस मैं कैसे पहचानूं कि ये पोषक तत्व की कमी से हो रहा है या फिर इसमें कोई रोग लगा है? इस क्वेश्चन के लिए आपको मैं धन्यवाद बोलूंगा, क्योंकि आपने मेरा सेकेंड ईयर बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स का याद दिला दिया। क्योंकि सेकेंड ईयर बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स में हमारे प्रोफेसर का एक पेटेंट क्वेश्चन था ये, कि फिजियोलॉजिकल मिनरल डेफिशिएंसी और पैथोजेनिक डेफिशिएंसी आप अंतर कैसे करो जी। और ये तब तो रट के लिख दिया था। तो जब आप फील्ड पे काम करने के लिए आते हैं, क्योंकि ये मैंने आलू में भी देखा था, पोटैटोज में ये सिम्टम्स है, आपको क्लियर दिखता है। मिनरल डेफिशिएंसी, पोषकता की जो भी कमी आप देखेंगे, वो नाइट्रोजन हो, फास्फोरस जो भी है, उसका सिम्टम जो मैंने आपको बताया अभी पूरा ऑर्चर्ड में दिखेगा आपको जी। क्योंकि आप जमीन पे एक ही खाद दे रहे हो थ्रू फर्टिगेशन। ये तो आप जानते हैं कि अंगूर में हम ज्यादा से ज्यादा वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर देते हैं, और वो भी हम फर्टिगेशन मतलब ड्रिप मध्ये उसको चालू रखते हैं। क्योंकि ड्रिप मध्ये तुम्ही चालू करा, रिजल्ट चांगला है, फवारणी करने में भी आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, लेकिन ड्रिप मध्ये आप कोई भी पोषक आप ली तो उसमें क्लियर आपको डिफरेंस पता चलेगा, दिखता है। तो एक फील्ड में आप देखेंगे कि पूरा फील्ड में ये सिम्टम है, आपको पता चलेगा चलो क्लोरोसिस है, नया नवीन पान, पूरा हलू हलू क्लोरोसिस दिख रहा है, तो तुरंत आप उसको नाइट्रोजन देंगे। पैथोजन में ये नहीं होता, क्योंकि पैथोजन जो कि वायरस, बैक्टीरिया जो भी है, ये कुछ जगह पे आक्रमण करेंगे और आपको लक्षण जो है ना, लक्षण बरोबर आपको मिलेगा कि वेरिएशन है, कुछ पौधे में ज्यादा, कुछ पौधे में कम। मिनरल न्यूट्रिएंट आपको मोर और लेस एक यूनिफॉर्मिटी आपको देखेंगे। पैथोजेनिक इसमें जगह जगह पे देखेंगे, और वो भी दो पौधे के बीच में, दो वाइन्स के बीच में आप वेरिएशन देखेंगे, डिफरेंस इतना क्लियर होता है। तो इसीलिए एक फिजियोलॉजिस्ट और एक सॉइल साइंटिस्ट और एक पैथोलॉजिस्ट जब फील्ड पे जाते हैं, उसका पहला ये है कि पूरा फील्ड पे विजिट करना, देख रहे हैं या थोड़े जगह पे देख रहे हैं। थोड़े जगह पे देखेंगे तो शायद ये पैथोजेनिक है, पूरा बगीचे में है, ध्यान देना पड़ेगा पोषकता की तरफ। क्या ब्यूटी है ना ये कि आप 3 अलग अलग साइंटिस्ट एक साथ जब फील्ड पे उतर रहे हैं और मिल के जब वो एक एनालिसिस कर रहे हैं, ये शायद साइंस ही है, और ये क्रॉप्स और खेती में ही हम बहुत अच्छे से देख पाते हैं। हमारी इनर्सी ग्रिप्स का ये खूबियत है, हमारे जब भी कोई प्रॉब्लम होता है ना, हम टीम भेजते हैं जी। हम कभी अकेला साइंटिस्ट नहीं जाता है, कहीं स्पेसिफिक लगता है कि ये कार्पा है, जीवाणु कार्पा है, तो फिर फवारनी का करने का ये तो हम दे देंगे। लेकिन जब कोई अननोन इटियोलॉजी ग्रोअर्स को प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमारे पूरा एक टीम जाता है कि एनालिसिस सब तरीके से हो, फिर हम रिकमेंडेशंस को लेके आए। इसीलिए तो इकोनॉमिक क्रॉप है, एक्सपोर्ट क्रॉप है, और भारत माता के लिए
सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है। नहीं, बहुत सही है। अब इस आपका मेरा जो अगला सवाल है वो यही है कि आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी डेफिशिएंसी क्या है और कब कैसे है। अगर मैं इसको स्टेजेस में डिवाइड करूं, फोलियर एप्लीकेशन हुआ या फर्टिगेशन मेथड से हुआ, किस स्टेज में कौन सा न्यूट्रिएंट या कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र जो आप इन जनरल बताना चाहें कि हमें यूज़ करना चाहिए अंगूर की खेती में टू मेक अ बैलेंस, कि वो पूरा एक बन जाए, वो क्या होना चाहिए? आज के डेट में हमारे जो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर है, जो भी ग्रेड आप यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैं ग्रेड नहीं बताऊंगा, जो भी ग्रेड आप यूज करेंगे वो ग्रेड आप जरूर फर्टिगेशन के तहत यूज करिए। डिफरेंट स्टेजेस में रिकमेंडेशंस डिफरेंट होता है जी। हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब फ्लावरिंग टू बेरी सेट स्टेज, मतलब फ्लावरिंग कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद जब अभी फल लगना शुरू हुआ, इस स्टेज पे जिंक, मॉलिब्डेनम, मैग्नीशियम, ये सारे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, इसका यूज बहुत जरूरी है। तो ये कहाँ मिलेगा, कौन सी फर्टिलाइजर मिक्स में मिलेगा, ये तो ग्रोअर्स को मालूम है, उस टाइम वो देना जरूरी है जी। पोटेशियम एक खुद सॉल्युबल फर्टिलाइजर है। पोटेशियम का यूज इसीलिए करना है कि वो शुगर लोड बढ़ाता है, जैसे मैंने आपको बताया। और सबसे बड़ी बात, पोटेशियम लेटर स्टेजेस में पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एक्टिव फास्फोरस करके हमारे एक कंपाउंड होता है जो कि कुछ बीमारी को भी कंट्रोल करता है, लेकिन उसका यूएसपी सिर्फ बीमारी कंट्रोल की नहीं, जो उसको बनाते हैं वो हमें ये बोलते हैं कि सर ये बीमारी तो कंट्रोल करेगा, इसके अलावा वो जो पोटेशियम नीड है ग्रोअर का, उसको भी ये पूरा करेगा। पोटेशियम क्यों जरूरत है? ये बीमारी को रोकने में, पौधा को रेजिस्टेंट बनाने में एक काम करता है। इसीलिए लेटर स्टेजेस में पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एक्टिव फास्फोरस हम बोलते हैं। फोलियर एनालिसिस, ये पीटीएल एनालिसिस और मिट्टी का जो एनालिसिस है, ये आप शुरुआत में तो जरूर करेंगे जी। मैं कभी कभी बोलता हूं कि फ्रूट बार डिफरेंशिएशन, हमारे जो एनआरसी ग्रिप्स का जो रिकमेंडेशन है, फ्रूट बार डिफरेंशिएशन के पहले कि आपको लगता है पौधा ठीक से नहीं जा रहा है, उस टाइम भी आप एनालिसिस कर लोगे ना, आपको पता चलेगा कि शायद इस टाइम पे हमें इस पोषक को देना जरूरी है। तो ये एक स्ट्रैटेजी ग्रोअर को खुद बनाना पड़ेगा और इसका बेसिस होगा सॉइल एनालिसिस, फोलियर एनालिसिस। सिर्फ एक ही बात जो मैं बार बार दोहराता हूं, हमारे अंगूर जो है उसका जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है कम लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बिना ये अंगूर खट्टा ही रह जाएगा। वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली Exactly. बात है। पर पोटेशियम को आपने जितनी खूबसूरती से एक्सप्लेन किया है, मुझे लगता है अभी एक हर बच्चा जो इसे देख रहा होगा वो ये तो समझ जाएगा कि अंगूर मीठा करना है मतलब पोटेशियम चाहिए और शायद अगली बार खट्टा अंगूर खाएगा तो वो ये जरूर कहेगा कि अंगूर में पोटेशियम की कमी थी इसलिए अंगूर खट्टा है। बहुत ही खूबसूरती से ये बात हुई। माइक्रोब्स की बात करते हैं सर। माइक्रोब्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और शायद वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, लोग उस तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं। तो ये ऐसा क्या एक सामंजस्य इनके बीच में बैठता है कि माइक्रोबियल ग्रोथ या माइक्रोबियल एक रोल जो अपना है, जो इसकी ओवरऑल इम्प्रूवमेंट में हेल्प करता है, वो कैसे रहता है? इस बात में मैं थोड़ा सा विराम जरूर, क्योंकि सब थोड़ा सांस लेके धैर्य से ये बात सुने। बिना माइक्रोब्स के इंसान रहे या ना रहे, माइक्रोब्स रह जाएंगे। ये बहुत जरूरी बात इसीलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि धरती माता की सबसे अहम भूमिका निभाते हैं माइक्रोब्स। मिट्टी बनता है कैसे? पत्थर टूट के फिर एंजाइमेटिक एनालिसिस, एंजाइम्स होता है, माइक्रोब्स होता है, इंटरैक्शन होता है, एसिड्स होता है, फिर उसके बाद ये मिट्टी बनता है। तो जेनेसिस ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता का जेनेसिस, क्योंकि जब सिविलाइजेशन का ग्रोथ हुआ उसके साथ कृषि का ग्रोथ हुआ। बिना माइक्रोब्स के हम चल ही नहीं सकते। बिल्कुल। मिट्टी में कौन सा माइक्रोब है? मिट्टी में तो बहुत सारे माइक्रोब्स हैं। इसका काम क्या है? इसका काम यह है, आपने फर्टिलाइजर दिए,
वो फर्टिलाइजर, वो पोषक मिट्टी में ही रह जाएगा। बाजार में, क्योंकि फर्टिलाइजर क्या है? फर्टिलाइजर है कच्चा सब्जी, हमने दे दिए, पकाएगा कौन? सही बात। पौधा को ऐसी एक फॉर्म में कन्वर्ट करना है जो कि वो शोषण कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। ये काम माइक्रोब करता है जी। मिनरलाइजेशन, जब मैं आपको कुछ देर पहले बोल रहा था कि हम फास्फोरस बहुत ज्यादा देते हैं, तो फास्फोरस क्या होता है? मिट्टी में जाके बैठ जाता है, तो वहां पे हम उसको अवेलेबल करने के लिए फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया देते हैं, क्योंकि मिट्टी में पीएच भी है, काफी नहीं है, तो हम पैकेट में बैक्टीरिया आजकल दे रहे हैं। नाइट्रोजन फिक्सर्स, एजोला बायो फर्टिलाइजर हम देते हैं। सही। तो ये है क्या? ये तो माइक्रोब्स ही है, जिसका काम है आपकी जो पोषकता है उसको हम धीरे 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 पौधा की खाना में कन्वर्ट करें। अपटेक एफिशिएंसी भी बढ़ा, जो भी है, नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, P2O5, K2, जो भी है, ये काम माइक्रोब्स के बिना हो नहीं सकता है। माइक्रोब्स मिट्टी पे है। मैं जब भी कोई फार्मर्स मीटिंग में जाता हूं तो मैं ये बोलता हूं कि माइक्रोब ना वो हॉर्लिक्स बोर्नविटा कॉम्प्लान की डब्बा जैसा है। क्यों? क्योंकि हमारे एक बहुत मित्र बुर्शी है जिसको हम ट्राइकोडर्मा बोलते हैं, जी जी, है ना? तो ये ट्राइकोडर्मा मिट्टी में अपने बॉडी से कुछ चीज निकलते हैं। क्या निकलते हैं वो सब हमारे जो केमिस्ट है बोलते हैं वोलेटाइल्स है, ये है, वो है, मैं उतना नहीं समझता हूं। मैं ये समझता हूं ये जो निकलते हैं ना माइक्रोब से, ये मेटाबोलाइट को हमारे वाइन्स, हमारे जो पौधा है, ये एब्जॉर्ब करता है और अंदर से शक्तिशाली बनता है। हम क्या करते हैं? बच्चे लोगों को खिलाते हैं ना, पिलाते हैं कि आप इसको बनो, हमारे सीनियर सिटीजन को, क्या आप अंदर से रेजिस्टेंट हो जाओगे, शक्तिशाली बनोगे। माइक्रोब्स का वो मेजर काम है, पोषकता और पौधे को शक्तिशाली बनाना। बिल्कुल। इसीलिए बिना माइक्रोब का कृषि हो नहीं सकता है। जैविक कृषि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है। नेचुरल फार्मिंग हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है। बहुत सारा काम हो रहा है इसके ऊपर। अंगूर होगा कि नहीं ये दूसरी चीज है, लेकिन माइक्रोब्स की जो अहम है वो तो कर ही सकते हैं। आप जानते हैं कि हमारे आईसीआर में एक माइक्रोब का इंस्टीट्यूट है। अच्छा। नेशनल ब्यूरो फॉर एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि मऊ उत्तर प्रदेश में है। और उसमें अब ताज्जुब हो जाओगे कि माइक्रोब क्या कर सकता है। छोटा है, बहुत छोटा है, आंखों से दिखता नहीं है, लेकिन आपको दिखा देगा वो कि उसका रोल क्या है। आपकी बातों ने मुझे मेरी माइक्रोबायोलॉजी के सेशंस याद दिला दिए। तो आई एम श्योर, मतलब ये है, बहुत ज़रूरी है। और लगता है शायद किसान, कुछ प्रगतिशील किसान को छोड़ दें, बट उसके अलावा बाकी किसान अभी भी माइक्रोब्स और इन सब चीज़ों पे उतना ध्यान नहीं देते हैं, जो कि शायद होना भी चाहिए। सो अंगूर में अगर हम, अभी आपने पोषक तत्वों की बात की, माइक्रोब्स की बात की, ये जो पोषक तत्व हैं और जो पैथोजेनिक रोग जो लगते हैं, ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं? एब्सोल्युटली इंटर रिलेटेड है। आप ये बात सोचिए ना कि हम अंगूर, सिर्फ अंगूर क्यों, आप और मैं की बात कर रहा हूं, हम खाना ठीक से नहीं खाएंगे, सुबह हम खाना ठीक से खाएंगे, लंच ठीक से नहीं करेंगे, दूध ठीक से नहीं पिएंगे, तो क्या होगा आपका? यू विल बिकम वीक। पौधा भी इट्स अ लिविंग सिस्टम, तो वहां पे आप पोषकता आपका ठीक से नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो बीमार ज्यादा होगा। जी। आप नाइट्रोजन मत दो, उसका पत्ता ठीक से बनेगा नहीं, पान ठीक से बनेगा नहीं, तो ठीक से नहीं बनेगा, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली आप वीक होगे। पोटेशियम मैंने आपको बताया कि एक मेजर रोल प्ले करता है। बोरॉन, मॉलिब्डेनम, ये सारे जो डेफिशिएंसी है, जैसे कि बोरॉन डेफिशिएंसी, मॉलिब्डेनम डेफिशिएंसी में फूल गोभी, पत्ता गोभी, मैं थोड़ा सा अंगूर से, क्योंकि मैंने वेजिटेबल्स में काफी काम किया हूं, फूल गोभी, पत्ता गोभी, सेब, जिंक की कमी से खैरा करके एक डिजीज होता है पैडी में, खैरा पैडी में सबसे पैडी में ज्यादा होता है।
तो ये जो whip tail डिजीज, ब्राउन रॉट डिजीज, ये सारे जो मिनरल डिफिशियंसी के कारण होता है, ये एक चीज है। सेकेंडली, जब भी कोई डिफिशियंसी, एक बीमारी लगा ना, पौधा थोड़ा वीक हुआ तो उसमें 1000 बीमारी लगेगी। बिल्कुल, क्योंकि आज के डेट में हमारी जो ग्रोअर है अंगूर की, वो हमें बोलता है कि सर एक ही पान में हम देख रहे हैं कि भूरी भी आए, कयोरा भी आए, जीवाणु कार्य भरपूर आए, तो क्या गेतली। हाँ, तो मतलब एक ही पान में बहुत सारे बीमारी है। ये तभी होता है जब आपका पोषण और न्यूट्रिएंट सही नहीं, वो जड़ है। इसीलिए उसको सही करना हमारा कर्तव्य है। अंगूर में बहुत सारे किसान आपके मॉली बैग, थ्रिप्स, इन सब चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा शिकायतें करते हैं और ये बहुत ही कॉमन होने वाली कुछ बीमारियां हैं। आप कुछ उसके बारे में बताएं कि ये बीमारियां क्यों हो रही हैं, या उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि इनको रोका कैसे जाए। मिलीबग्स, ये ना, आप घर पे भी कोई आपका पौधा होगा तो आप इसको देखेंगे, आपको दूर से लगेगा कि किसी ने दही छिड़क दिया है। अच्छा। व्हाइट कलर का हिबिस्कस चाइना रोज में बहुत कॉमन है, गुलाब बहुत कॉमन है। ये पॉलीफिगस पेस्ट है। तो हमारे जो एंटोमोलॉजिस्ट वो बोलते हैं कि ये लेट स्टेज आता है। ओके। मतलब आप मान लो अभी हम छाटनी करेंगे तो फरवरी मार्च में हमारा माल निकलेगा, मतलब फ्रूटिंग होगा। तो उस टाइम मिलीबग का अटैक आता है, जब थोड़ा सा टेम्परेचर ऊपर की तरफ जाता है। मिलीबग अटैक, एक तो वो खुद पौधा को बर्बाद करते हैं, और ऐसा है कि कभी कभी मिलीबग इतना चिपक जाते हैं ना, उसको निकलना बेरी से बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए केमिकल तो जरूर है, जैसे कि हमारे स्पिनोसैड है, स्पाइरोटेट्रामेट है। तो केमिकल से हम इसको स्प्रे करेंगे तो इसका कंट्रोल होगा। लेट स्टेज में केमिकल देना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि हमारी अंगूर में पीएचआई करके एक चीज होता है, प्री हार्वेस्ट इंटरवल, मतलब माल निकलने से पहले हम केमिकल, कितना दिन पहले हम केमिकल को बंद करना है। तो वहां पे जब लेट अटैक होता है ना, तो हमारे पास केमिकल कंट्रोल मुश्किल होता है। फवारनी मतलब हम स्प्रे नहीं करेंगे, तो तुम्हें फवारनी बिल्कुल करो नहीं सकता। उसमें क्या करना है, आप जो अंगूर का पौधा है, अंगूर का जो कॉर्डन है, उसको बुप्रोफेजिन से अच्छा से, बुप्रोफेजिन एक केमिकल है, हाँ। अच्छा से नहला दीजिए। बाल्टी में बुप्रोफेजिन घोल मारिए और कॉर्डन को साफ करिए, 2 डालिए। ये हो सकता है। नहीं तो हमारे कुछ एडजुवेंट मिलता है, सिलिकॉन बेस्ड एडजुवेंट, साबुन जैसा है। लेकिन साबुन जैसा मतलब, मैंने कुछ ग्रोअर्स को ये बोला तो उन्होंने वो क्या किया, उन्होंने जाके सर्फ लेके धो दिया। ऐसा नहीं। तो वो जो एडजुवेंट है, सिलिकॉन बेस्ड एडजुवेंट, उससे भी आप धो सकते हैं। मिलीबग कंट्रोल थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मिलीबग कंट्रोल कर सकते हैं। थ्रिप्स एक सकिंग पेस्ट है। हाँ। इसमें इमामेक्टिन बेंजोइड, फिप्रोनिल या स्पिनोसाड, स्पाइरोटेट्रामेट, ये चारों ही केमिकल काम करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ये सारे मैंने केमिकल बोला हूं, जैविक पद्धति से आप केमिकल को आप कंट्रोल करोगे, अच्छा, तो उससे बेहतर कुछ होता नहीं है। वो तो आप जरूर बताइए, ये तो हम सुनना चाहते हैं। क्योंकि ब्यूवेरिया बैसियाना करके, हमारे ब्यूवेरिया एक मित्र बुशी है जो कि मिलीबग के ऊपर पैरासिटाइज करते हैं। तो पेसिलोमाइसिस, ब्यूवेरिया, लिलासिनस, ये सारे जो एंटोमोपैथोजेनिक, मतलब कीड़ा मारने की जो मित्र बुशी है। मित्र बुशी मतलब, बुशी मीन्स फंगस। हाँ, ठीक है। तो मित्र मीन्स अ फ्रेंडली फंगस, बायोकंट्रोल एजेंट्स। ये मित्र बुशी और ये हमारे जो फफूंद है, ये फफूंद को हम यूज ज्यादा से ज्यादा करेंगे। केमिकल, ये हमारे एक मैसेज होना चाहिए, केमिकल कंट्रोल इज आवर लास्ट मेथड। हमारी सबसे ज्यादा कोशिश रहेगा कि हम कल्चरल मैनेजमेंट और जैविक से कितना कंट्रोल कर पाएंगे। नहीं होगा, उसके लिए केमिकल है, और केमिकल देने से पहले प्री हार्वेस्ट इंटरवल ये देखना बहुत जरूरी है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि ऑर्गेनिक तरीके से, जैविक तरीके से हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि
पहली शुरुआत वही होनी चाहिए। केमिकल हमेशा आखिरी ही रहना चाहिए जरिया। और किसान भाइयों, इतनी अच्छे तरीके से डॉक्टर साहा ने जो अभी ये चीज़ें आपको बताई हैं, आप इसको एक बार फॉलो करके ज़रूर देखिए, क्योंकि ऑर्गेनिक या जैविक तरीके से जो काम आप करते हैं उसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा होता है। सर, अंगूर एक्सपोर्ट होता है, ऐसा आपने बताया ही है, और इसमें जो एक्सपोर्ट के लिए कुछ जो रेजिड्यू मैनेजमेंट हम करते हैं, तो एक्सपोर्ट से जुड़े मामलों में आपका ICAR NRCG की जो रणनीतियां हैं वो कैसी रहती हैं कि जो भारतीय अंगूर है वो एक्सपोर्ट के लिए अपनाया जा सके? क्योंकि मुझे लगता है कि अंगूर का जब भी कोई खेती कर रहा है तो एक्सपोर्ट कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ज़रूर रहता होगा। तो आपसे जब सुनेंगे तो हमें बेहतर समझ में आएगा कि वो क्या होती हैं और कैसी होनी चाहिए। अंगूर हमारे एक ऐसी क्रॉप है जो कि यूरोपियन मार्केट, यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट होता है। वाह। और 8 से 10% हम एक्सपोर्ट करते हैं। हमारा क्लोज कॉम्पिटिटर्स है चिली, साउथ अफ्रीका। यूरोपियन यूनियन मार्केट कैप्चर करना उतना इजी काम नहीं होता है। मैं इसलिए ये बोल रहा हूं कि टेक्निकली ये सब होने के अलावा और एक चीज होता है जो कि हम बोलते हैं टेक्निकल बैरियर्स इन ट्रेड। तो उसमें बहुत कुछ आ जाता है। थोड़ा पीछे जाएंगे तो ये देखेंगे कि कुछ पेस्टिसाइड के कारण, कुछ केमिकल्स के कारण 2006, 2010 और शायद 2015-16 में भी कुछ कंसाइनमेंट्स यूरोप से लौट के आए। अच्छा। तो जब ऐसे शुरू हुआ और हमारे जो, क्योंकि पोटेंशियल हमारा बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 13 से 14% की हमारे रिजेक्शंस हुआ था। उस टाइम एपिडा भारत सरकार की, स्टेट डिपार्टमेंट महाराष्ट्र की, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स पुणे, ये तीनों ने हाथ मिलाए और रेसिड्यू मॉनिटरिंग प्लान के तहत NRC ग्रेप्स को नोडल सेंटर बना के हमने काम शुरू किए थे। रेसिड्यू मॉनिटरिंग, और इसके बारे में तो आप बताइए क्या? क्योंकि रेसिड्यू मॉनिटर आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आपकी माल यूरोपियन मार्केट में जाएगा नहीं। उस टाइम हमने क्या किया, अंगूर में जो केमिकल है उस केमिकल का बायोएफिकेसी और रेसिड्यू मॉनिटरिंग शुरू किया। मतलब केमिकल अप्लाई किए, उसके बाद 0 डे, 1 डे, 3 डे, 5 डे, 10 डे, 15 डे, 21 डेज, हर दिन सैंपलिंग लेके देखते हैं कि केमिकल कितना जल्दी कहां एक पॉइंट पे आता है जहां पे वो डिटेक्ट नहीं हो होता रहा है। अच्छा, ठीक है। तो ये पूरा स्टडी NRC ग्रेप्स में हमारे वैज्ञानिकों ने किए हैं। हमारे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट और नेशनल रेफरल लेबोरेटरी, जो कि इसके जो एक्चुअली लीड कर रहे थे हमें, वही डॉक्टर बैनर्जी हमारे डायरेक्टर है आज के डेट में, वही इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे। ओके। लंबा प्रोसेस था। हमने पूरा ग्रोअर्स का फील्ड बारकोड किए थे। कौन सा स्टेट, कौन सा जिला, कौन सा तालुका, कौन सा कोऑर्डिनेट, एग्जैक्ट लोकेशन चला जाता कि मिस्टर मनोहर पाटिल, तालुका निफाड, नासिक जिला, ये है उसका कोऑर्डिनेट, ये है उसका क्रॉप और ये है उसका वैरायटी। और उसमें डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डेवलप किया हमने, हमारे ऑटोमेटेड वेदर सिस्टम जो कि हम प्लांट किए। अकॉर्डिंग टू वेदर हम ये फोरकास्ट करते थे कि आज आप भूरी के लिए, भूरी मींस पाउडरी मिल्ड्यू, या डाउनी के लिए स्प्रे कर सकते हैं। करोगे तो इतना दिन आपका पौधा सेफ रहेगा और आपका PHI आने का संभावना नहीं। इतना MRL मतलब रेसिड्यू। तो ये पूरा प्रोसेस जब प्लेस पे आए, क्या हुआ बीच में, क्या नहीं हुआ, अलर्ट्स आते हैं यूरोपियन यूनियन या विदेश से हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं कि ये करो, वो क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है। ये पूरा प्रोसेस स्टैंडर्डाइज करने के बाद आज के डेट में वी हैव लेस देन 1.2 to 1.3% रिजेक्शन। बहुत बहुत कमेंडेबल बात है।
ये पूरा एक कोऑर्डिनेटेड कंसर्टेड एफर्ट था। ग्रोवर्स हमारे साथ थे और ये इसके कारण आज के डेट में इंडियन ग्रेप्स यूरोपियन यूनियन में उसका जो डिमांड है और उसका जो एप्रिसिएशन है काफी बड़ा है। इसका पूरा क्रेडिट हम हमारे किसान भाई को देना चाहता हूं। हमारे काम सिर्फ उसको स्ट्रीमलाइन करना, उसको सही रास्ता दिखाना, उन्होंने अडॉप्ट किया। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि ग्रेप ग्रोवर्स हमारे जो है ये बहुत एजुकेटेड है, राइट। क्योंकि आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बारे में बात करते हैं, सब पता है इन लोगों को। सैटेलाइट रीडिंग, वेदर रीडिंग, कब बारिश आएगा 3 घंटा पहले उसको पता चलता है कि बारिश है, इमीडिएटली ये स्प्रे करो, रेसिड्यू रहेगा नहीं। ये पूरा जो जानकारी, ये जो पूरा सेंसिटाइजेशन, ये पूरा जो एडुकेशन, ये आज के डेट में रेसिड्यू मॉनिटरिंग प्लान के तहत हमें कर पाए तो बहुत ही कमेंडेबल चीज़ है। मतलब इतना प्रिसिशन अगर हम लेकर आ पा रहे हैं सिस्टम में, तो ये सिर्फ ग्रेप ही नहीं, मुझे लगता है बहुत सारी फसलों में हेल्प कर सकता है। तो ऐसे में विटिकल्चर का जो ये पूरा फिनोमेना है, इसमें मॉडर्न टेक्निक्स या आने वाली ऐसी आस है जो आप देखते हैं कि ये एक नया रोड मैप सेट करेगी? हमारे जो वैज्ञानिक और हमारी जो टीम है उसका सिर्फ एक ही मुद्दा है कि आगे से हम डिटेक्ट कर पाए कोई भी पोषण की कमी, या आप मान लीजिए कोई पैथोजन अटैक, कोई बीमारी कि कहीं पे कुछ कीड़े की अंडा देखा, थोड़ा सा पौधा का टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसका मतलब कुछ इन्फेस्टेशन है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम सदियों से इसको जानते हैं जी। हो जाने के बाद, केमिकल देने के पहले हमें यह पता चले कि माहौल ऐसा है, पौधा में बायोकेमिकल चेंजेस ये हो रहा है, मिट्टी में पानी है, बारिश आ सकता है, ये सारे पैरामीटर्स हम एक जगह पे लाए और मेरा कुछ सेंसर्स है जो वो डिटेक्ट करे और मेरे को एक सिग्नल दे, एक अलर्ट दे कि तुम्हारा डाउनी या पाउडरी मिल्ड्यू या एंथ्रैक्नोज कार्पा, जीवाणु कार्पा फील्ड मध्ये आहे, वो हमारे लिए एक बेहतरीन ब्रेक थ्रू होगा। हम यही नेक्स्ट जनरेशन और हमारे आगे का जो पीढ़ी है, हमारे आगे के जो रिसर्च है, उसी में होना चाहिए कि सेंसर्स हमें बताएं कि यहां पे ये प्रॉब्लम हो सकता है, और सेंसर्स को कॉम्प्लीमेंट करेंगे सैटेलाइट फोटोग्राफ्स। राइट। जब एक पान के ऊपर पाउडरी है या डाउनी है, मतलब पीलापन है, उसका रेडिएशन अलग होगा, उसका जो रेडिएशन है, तो वो रेडिएशन को हम कैप्चर करें। एक छोटा सा धब्बा, आप घर पे आपका गुलाब का पौधा रहता है, मान लीजिए एक छोटा सा ब्राउन कलर का धब्बा हुआ, तो मेरा एक सेंसर है, वो बताएगा कि वहां पे रेडिएशन जो कि एक्स होना चाहिए वो एक्स से थोड़ा ज्यादा है और एक्स से थोड़ा कम है। तो मेरे को ये पता कि शायद सिम्टम्स अभी भी देखे नहीं है, अंदर घुस गया है, अभी हमें इसको कंट्रोल करना है। इस स्टेज पे हम साइंस को लेके जाएंगे। सेंसर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, सैटेलाइट्स तो आज भी है, सैटेलाइट जो कि हमें एक पूरा पिक्चर दे देगा, क्रॉप प्रोटेक्शंस को, हमारे सॉइल साइंटिस्ट को, हमारे फ्रूट साइंटिस्ट को, कि ये सिचुएशन है, इसमें आपकी सबसे अच्छा जो सबसे तगड़ा जो ब्रह्मास्त्र है उससे आप खेलिए। हम देखते हैं ना कि 2020 में जब बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है तो हम हमारे स्टार बैट्समैन को बेचते हैं, है ना। तो ये सिचुएशन, क्योंकि अंगूर में एक बार खराबी शुरू हो जाए तो वो चलती चली, कुछ नया बीमारी आ रहा है जो पहले नहीं था। आज वायरस के लिए हम सोच रहे हैं, बिल्कुल। तो ये स्टेज पे हमें पता चले कि ये है, और हमारे जो वेपन्स है उसमें हमारा ये वेपन परफेक्ट सूट करेगा। ये बुरशीनाशक, ये फंजीसाइड, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये मान लीजिए ऑर्गेनिक मैटर कम है, एक सिंपल सी चीज है, सही, ऑर्गेनिक मैटर कम है, वहां पे माइक्रोब्स ग्रो नहीं हो रहे हैं। आप आके उसको सैंपलिंग करोगे, सैंपलिंग करके प्लेट करोगे, 72 घंटा बाद आपको पता चले, व्हाई नॉट जस्ट टेक द सैंपल करके हम कहीं एक सेंसस पे डाले, वो हमको सीधा CFU इतना है वो हमें बताएगा।
इस स्टेज पे, इस प्रिसीशन पे जाएंगे तो न सिर्फ अंगूर, आज बासमती के बारे में हम सोच रहे हैं, बिल्कुल, पैडी तो इसका एक्सपोर्टेबल कमोडिटी है, हम आम के बारे में सोच रहे हैं, उस प्रिसीशन में हमें जाना चाहिए। लेकिन एक चीज हम बार बार दोहराता हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियली होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टूल है मैडम। ह्यूमन इंटेलिजेंस जब तक ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा, साथ में नहीं चलेगा, तब तक होलिस्टिक मैनेजमेंट होना बहुत मुश्किल है। ये बहुत ज़रूरी भी है। और मुझे लगता है अभी आपने जो एक पॉइंट बहुत अच्छा उठाया है, जियो सैटेलाइट बेस फार्मिंग की जो हम बात करें, एआई फार्मिंग की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें जब तक आप ह्यूमन टच नहीं देंगे वो 100% सक्सेसफुल तो नहीं कभी होगा। नहीं, कभी नहीं। मेरे मेल बॉक्स में ड्राफ्ट है, मैं इसके बाद आपसे ज़रूर बात करूंगी इस बारे में। तो आगे बढ़ते हैं इसके साथ में। अंगूर एक बहुत अच्छा एक क्रॉप है। सिर्फ अंगूर को एज अ अंगूर, ग्रेप एज अ फ्रूट ना देखते हुए, और ऐसे क्या उसके प्रॉस्पेक्ट्स हैं जो एक फार्मर ले सकता है जिससे कि उसकी जो एक आर्थिक समृद्धि है उसके बारे में वो बढ़ावा दे सके, या एक होलिस्टिक ग्रोथ की जो हम बात करते हैं ग्रेप फार्मिंग से, वो कैसे हो सकती है? टेबल ग्रेप्स हमारे देश में ऐसे ही कम है, मतलब हम टेबल ग्रेप्स सही से ग्रो करें और हर फैमिली, भारत की हर फैमिली 400 से 500 ग्राम सीजन पे हफ्ते में ग्रेप्स खाए धो के, ये जरूरी है। सिंस ये एक टेक्निकल टॉक है, मैं एक चीज बिफोर इट गोज टू सम अदर पॉइंट, हम कभी कभी देखते हैं ना, अंगूर की फल के ऊपर एक वाइट सफेद रहता है, लेयर होता है, तो गलतफहमी यही है कि वो पेस्टिसाइड है। हाँ, फैक्ट है, मतलब हम भी यही सोचते हैं। हाँ, तो वो गलतफहमी इस माहौल पे मैं थोड़ा सा उसका खुलासा करता हूं। ग्रेप जब पकता है, जब उसका शुगर डेवलप होता है, मीठा होता है, खट्टे नहीं, मीठा होता है, मीठा होता है, उस टाइम अंगूर के ऊपर एक वाइट कोट डेवलप होता है जो कि नेचुरल है। ओके, इसको हम टेक्निकली ब्लूम बोलते हैं, BLOOM। मैंने घर पे भी यही समझाया। आज हमारे जितने सारे कंज्यूमर्स हैं, जितने सारे लोग हमारा पॉडकास्ट देखते हैं, तो उसको मैं, वो जो अंगूर के ऊपर सफेद कोटिंग है उसको ब्लूम कहते हैं, नेचुरल है, सेफ है, पेस्टिसाइड नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं, क्योंकि शायद हम बड़े ही ये सुन के हुए हैं कि सफ़ेद लेयर अगर अंगूर पे है वो आपको नहीं खानी, या उसको इतना धो कि वो सफ़ेद लेयर हट चले जाए। आप हमारी बात मत मानिए, जाके गूगल में ब्लूम डेवलपमेंट इन ग्रेप्स स्टेज और क्या होता है। एक्सपोर्टर्स जब तक वो सफेद कोट नहीं दिखता है कलर्ड ग्रेप में, तब तक वो माल उठाएगा नहीं। ये ध्यान, मतलब ये जानना बहुत जरूरी है कि अंगूर के ऊपर सफेद जो लेयर है वो जब तक मतलब वो खाएंगे तो मतलब अंगूर पका है, शुगर कंटेंट ठीक है, आप इत्मीनान से खा सकते हैं। एक बहुत बड़ा खुलासा है जो आपने आज किया है, और मेरे जैसे कितने कंज्यूमर्स को आज ये बात पता चली है कि वाइट लेयर मतलब पेस्टिसाइड नहीं है। लेकिन जैसे आप फल सब्जी बाजार से लाते हो, वो धो के खाना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मैं ये बोल रहा था, क्योंकि ये रहा टेबल ग्रेप्स का किस्सा। ग्रेप से आप सब जानते हैं कि हम वाइन बनाते हैं, तो वाइन बनाने का जो इंडस्ट्री है, हमारे बहुत सारे संस्थान हैं जो कि वाइन बनाते हैं, और इंडियन वाइन अभी भी इवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हमारे वाइन अच्छा है। कैबरने सॉविग्नॉन, चरक, शिराज, ये सारी जो वैरायटीज है, ये वाइन बनाने के लिए काम आता है। और आपको जानने में ताज्जुब होगा कि वाइन ग्रेप्स हम इतना ज्यादा ग्रो करते नहीं है, क्योंकि टेबल ग्रेप्स करने के बाद ग्रोअर्स को फुर्सत नहीं मिलता है कि हम वाइन ग्रेप्स मिले। सॉविग्नॉन ब्लैंक कितना अच्छा वैरायटी है, कैबरने सॉविग्नॉन कितना अच्छा वैरायटी है। तो एक तो है हमारे वाइन इंडस्ट्री जो कि पिछले साल से काफी आगे बढ़ चुके हैं, और हम आशा करते हैं कि नेक्स्ट फ्यू इयर्स में हम हमारे गेस्ट को ये बोलेंगे कि चाय कॉफी के साथ आप वाइन भी थोड़ी सी वाइन ले सकते हैं, और होम ग्रोन वाइन
मिजोरम में सारे होम ग्रोन वाइन होता है। रेड वाइन सेहत के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा है बेदाना। बेदाना मतलब किशमिश। सरकार हमें पूछता है ये कि किशमिश इतना इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं आप? सही बात है, एकदम बरोबर आपने आप अपने एकदम export कर रहे सही हैं। क्वेश्चन पूछा, लेकिन हम इंपोर्ट ना करके करेंगे क्या? हम जितना ग्रो करते हैं उससे ज्यादा हमारे देश में डिमांड है। मैं कुछ दिन पहले एक ऑडिट क्वेश्चन आंसर किया हूं, पार्लियामेंट क्वेश्चन आंसर किया हूं। हमारे जो किशमिश होता है दिवाली और एक ईद में ही खत्म हो जाता है। लड्डू के ऊपर किशमिश एक होना चाहिए ना, नहीं तो आपको कैसे लगेगा? जो बाकी रह गया वो चला गया क्रिसमस में। पुडिंग तो आप बनाया आपने, दिसंबर में आपका किशमिश खत्म। अभी फरवरी में पूजा है, मार्च में ईद है, इसका किशमिश कहां से आएगा? वो एक कुछ दिन पहले हमारे कर्नाटका में मिनिस्टर्स और बीजापुर का सारे ग्रोअर्स से एक मीटिंग हुआ कि बेदाना का जो डिमांड है उसको बढ़ाना, वो तो है, हमें कल्टीवेशन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स में ध्यान देना है। दूसरा है किशमिश। थर्ड है जूस। ग्रेप जूस एक वैरायटी है हमारे मांजरी मेडिका। इसमें शुगर देना नहीं पड़ेगा, स्ट्रेट जूस बनाओ, कैन करो, कप में डालो, सर्व करो। 70% जूस रिकवरी है। ओके। तो ये वैरायटी हम मिजोरम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, थेनी, इस एरिया में पॉपुलर कर रहे हैं। तो ये रहा एक। जूस निकलने के बाद जो मटेरियल रहा, उसके साथ आप योगर्ट, आइसक्रीम, कोई भी बेकरी प्रोडक्ट्स कर सकते हैं। एनआरसी का एग्रो एबीआई, एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर है। मिलेट्स के लड्डू के साथ हमारे कुछ दिन पहले आप मिलेट्स के बारे में इतना बात कर रहे थे, एक कंपनी है जो मिलेट्स के लड्डू के साथ ग्रेप पोमेस ऐड करता है टू गिव इट अ न्यूट्रिटिव वैल्यू। ये सारे जो प्रोडक्ट्स है, ग्रेप सीड ऑयल के बारे में तो बात किया ही नहीं। ग्रेप सीड ऑयल आप कोई भी कॉस्मेटिक में जाइए, ग्रेप सीड ऑयल तो इज ए मस्ट है। इसका मेडिकल जो प्रूफ्स है, इनिशियल स्टेजेस हमें यह सिखाता है कि ग्रेप सीड ऑयल इज एक्सट्रीमली इफेक्टिव अगेंस्ट कोलोन कैंसर, बट स्टडीज आर ऑन। बहुत सारे मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये स्टडी अभी चल रहा है। तो ये सारे जो चीज है, हम टेबल ग्रेप्स के अलावा हम वाइन ग्रेप्स को भी छोड़ देते हैं। सिर्फ बेदाना के ऊपर, किशमिश के ऊपर भी हम कॉन्सेंट्रेट करें तो ये जो इकोनॉमी की बात मैं कर रहा हूं ना, ये काफी आगे जाएगा। हमारे घर पे पूजा के लिए मिश्री और किशमिश देते हैं, कॉमन है। तो कभी कभी किशमिश मिलता नहीं है मार्केट में, कैसे मिलेगा? किशमिश काला जो मुनक्का होता है, पानी में भिगवा के 2-3 सुबह जस्ट च्यू इट एंड ईट इट। इसके तो मेडिसिनली इंपॉर्टेंट। तो ये सारे जो इफेक्ट है, ये तो आप जरूर इस्तेमाल करें। और अंगूर का जो खेती है, इसको बढ़ाइए। सिर्फ महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे सारे स्टेट पे ग्रेप्स हो। हम चाहते हैं कि सिर्फ 3-4 महीने नहीं, हमारे पूरा साल हमारे पास ग्रेप्स रहे। दशहरे का टाइम हमें ग्रेप्स नहीं मिलता है, तब अंगूर जरूर खट्टा होता है। तो ये हमारी सरकार, हमारे आईसीआर का एक मेजर इशू है, ग्रोइंग ग्रेप्स थ्रू आउट द कंट्री। ये एक बहुत अच्छा एक एंगल आपने अंगूर की फार्मिंग पे ये दिया है, और मुझे पूरा यकीन है कि आपकी बताई हुई हर बात आज जो इस पॉडकास्ट को सुनेगा, देखेगा, उसको काफ़ी हद तक उसको वो एक हेल्प करेगा, ना सिर्फ फार्मिंग के लिए, मैनेजमेंट के लिए, बट और क्या तरीके हैं अंगूर की खेती से आगे बढ़ने के लिए, वो बहुत ही अच्छे थे। आई एम रियली थैंकफुल टू यू सर कि आज आपने यहाँ आके अपनी जो एक्सपर्टीज़ और अपना जो एक्सपीरियंस यहाँ शेयर किया है, जिस तरीके से आपने अंगूर की खेती के बारे में बताया। और अंगूर मीठे हैं, ये हमेशा मुझे याद रहेगा। सफ़ेद क्यों है वो हमेशा याद रहेगा। और मेरे से सभी हमारे जो दर्शक हैं
उन्हें ये चीज़ें पता रहेंगी। सो न्यूट्री टॉक्स विद साक्षी और मेरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, यू ग्रेस द इवेंट, और आपने इस बखूबी से इस पूरे अंगूर के पॉडकास्ट को एक अच्छे से एक लुक दिया है। न्यूट्री टॉक विद साक्षी में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई फसल, एक नए पोषण के साथ में, और फिर बात करेंगे कुछ और पोषक तत्वों की। धन्यवाद।